प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका रेडियो पाठशाला में, जहां इतिहास बोलता है, विज्ञान समझाता है और महान विचारक हमें सोचने की नई दिशा देते हैं। यहां हर एपिसोड एक नई यात्रा है, ज्ञान की, प्रेरणा की और आत्मबोध की। रेडियो पाठशाला, सुनिए, समझिए और सीखिए, क्योंकि यहीं से शुरू होता है असली ज्ञान का सफर। आज हम लेकर आए हैं महान आधुनिक वैज्ञानिक कार्ल सेगन की संपूर्ण जीवन गाथा। जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं तो हमें केवल तारे नहीं दिखते, हमें दिखाई देता है समय का इतिहास, सृष्टि की कहानी और हमारी अपनी जड़ें। इसी रहस्य के भीतर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हमें सिखाया कि विज्ञान केवल सूत्रों का खेल नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के प्रति प्रेम का इजहार है। वह व्यक्ति था कार्ल सेगन, एक वैज्ञानिक, एक दार्शनिक और एक कवि, जिसने तारों को शब्दों में बदल दिया। तो सुनो इस विशेष ऑडियो बुक को। रात का आकाश, हजारों तारे, कहीं दूर अनंत में फैला एक ब्रह्मांड जो हर पल हमें देखता है, और एक छोटा सा बालक धरती पर बैठा आसमान की ओर टकटकी लगाए सोच रहा है, क्या वहां कोई है? ये कहानी है उसी बालक की जिसने तारों से दोस्ती कर ली। कार्ल सेगन। साल था 1934। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक साधारण यहूदी परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया कार्ल एडवर्ड सेगन। उसके पिता एक दर्जी थे और माँ एक शिक्षिका। घर में पैसों की बहुतायत नहीं थी, पर जिज्ञासा की कोई कमी नहीं थी। छोटा कार्ल हर चीज को समझना चाहता था। आसमान क्यों नीला है, बादल कैसे बनते हैं, तारे क्यों चमकते हैं। एक रात जब कार्ल सिर्फ 5 साल का था, उसके पिता ने उसे एक तारों भरा आसमान दिखाया। कहा, देखो बेटा, वो जो दूर चमक रहा है वो भी एक सूरज है, जैसे हमारा सूरज है। कार्ल ठिठक गया। एक पल के लिए उसे लगा, अगर वो भी एक सूरज है तो वहां भी कोई पृथ्वी होगी, वहां भी कोई होगा जो हमें देख रहा होगा। उस दिन से ब्रह्मांड उसके भीतर बस गया। वो सिर्फ आसमान नहीं देखता था, बल्कि उसके पीछे की कहानी जानना चाहता था। स्कूल में जब भी विज्ञान की किताब मिलती, कार्ल बाकी बच्चों से पहले उसे पूरा पढ़ जाता। वो प्रयोग करता, सवाल पूछता और हमेशा क्यों से बात शुरू करता। उसका विज्ञान में पहला बड़ा प्रदर्शन एक साइंस फेयर में हुआ, जहां उसने ग्रहों की गतियों का मॉडल बनाया। जजों ने जब पूछा, तुम्हें इसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, कार्ल ने मुस्कुराकर कहा, मुझे ये जानना अच्छा लगता है कि हम कितने छोटे हैं और फिर भी सोच सकते हैं। वो पढ़ता था H.G. वेल्स, आइंस्टाइन, जूलियस वर्न और पर्सिवल लोवेल जैसे खगोल शास्त्रियों की किताबें। उसकी मेज पर हमेशा 2 चीजें रहतीं, एक दूरबीन और एक नोटबुक। दूरबीन से वो तारे देखता और नोटबुक में अपने सवाल लिखता। कभी कभी उसके सवाल इतने गहरे होते कि बड़े वैज्ञानिक भी सोच में पड़ जाते। उसे ये समझ आने लगा था कि विज्ञान सिर्फ उत्तर नहीं देता, ये सही सवाल पूछना सिखाता है। उसकी माँ रेचल उसे हमेशा प्रेरित करती, कार्ल, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस उसे जानने की जिद होनी चाहिए। और उसके पिता सैम उसे सिखाते, हर ज्ञान तभी सार्थक है जब उसमें मानवता हो। यही 2 शिक्षाएं आगे चलकर कार्ल के व्यक्तित्व की नींव बनी, एक वैज्ञानिक की बुद्धि और एक इंसान का हृदय। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी कल्पना और व्यापक होती गई। उसे ये एहसास होने लगा कि ब्रह्मांड सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये हमारी उत्पत्ति की कहानी है। वो सोचता, क्या ब्रह्मांड किसी उद्देश्य से बना, या ये बस एक विशाल संयोग है? इन सवालों ने उसे विज्ञान की गहराइयों में उतरने के लिए प्रेरित किया। हाई स्कूल के बाद कार्ल ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रवेश लिया। वहीं उसने परमाणु भौतिकी, खगोल शास्त्र और जैव विज्ञान की पढ़ाई की। उसके प्रोफेसर अक्सर कहते, ये लड़का सिर्फ किताब नहीं पढ़ता, ये ब्रह्मांड से बात करता है। कार्ल की सोच में एक अनोखी बात थी। वो विज्ञान को किसी गणना या फॉर्मूले की तरह नहीं देखता था, बल्कि एक कविता की तरह महसूस करता था। उसके लिए हर ग्रह, हर तारा एक जीवंत पात्र था, जिसकी अपनी कहानी थी। शिकागो में उसने मार्स और वेनस ग्रहों पर जीवन की संभावना पर शोध किया।
वो ये समझना चाहता था कि क्या उन ग्रहों पर कभी जीवन रहा है, क्या जीवन सिर्फ पृथ्वी तक सीमित है या ब्रह्मांड में भी इसकी बीज हैं। उसकी ये खोजें आगे चलकर एनएएसए के मिशनों की नींव बनी, पर तब तक वो बस एक जिज्ञासु छात्र था जो अपने भीतर एक पूरा कॉस्मॉस लिए घूम रहा था। काल को महसूस हुआ कि विज्ञान सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन की सोच, व्यवहार और दृष्टिकोण को भी आकार देता है। उसने एक बार लिखा, विज्ञान एक दीपक है जो अंधकार को दूर करता है और हमें ये दिखाता है कि हम वास्तव में कौन हैं। धीरे धीरे उसकी सोच परिपक्व होती गई। अब वो जानता था कि उसका जीवन किस दिशा में जाएगा। वो वैज्ञानिक बनना चाहता था, पर उससे भी ज्यादा वो लोगों को विज्ञान से प्रेम कराना चाहता था, क्योंकि उसके शब्दों में हम सब तारे की धूल से बने हैं और जब हम ब्रह्मांड को समझते हैं तो हम स्वयं को समझते हैं। और यूं एक साधारण बालक कार्ल सैगन तारों से अपनी पहली मुलाकात कर चुका था। आई साइंस इज नॉट जस्ट अ बॉडी ऑफ नॉलेज, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। कार्ल सैगन। बचपन का वो बालक अब युवा हो चुका था। आंखों में अब भी वही जिज्ञासा, वही चमक, वही सवाल। पर अब वो सवाल गहरे हो गए थे। वो अब जानना चाहता था, ब्रह्मांड कैसे बना, जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई और क्या विज्ञान ही वो मार्ग है जो हमें सत्य तक पहुंचाता है। कार्ल सैगन ने 16 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में दाखिला लिया। ये वही जगह थी जहां विज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि हवा में बहता था। उसके गुरु डॉक्टर जेरार्ड कुइपर थे, जो उस समय के महान ग्रह वैज्ञानिकों में से एक माने जाते थे। कुइपर ने ही पहली बार कार्ल की प्रतिभा को पहचाना। एक दिन उन्होंने कहा, कार्ल, तुम ब्रह्मांड को वैसे नहीं देख रहे जैसे बाकी छात्र देखते हैं, तुम उसे महसूस करते हो और यही असली विज्ञान है। कार्ल सैगन घंटों लैब में बैठा रिलेट्स, कभी गैस मिश्रणों पर प्रयोग करता, कभी मंगल ग्रह की सतह पर संभावित जीवन की स्थितियों का अध्ययन। वो कहता, हर प्रयोग एक संवाद है, ब्रह्मांड से संवाद। उसे ये समझ आने लगा था कि विज्ञान केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि अज्ञानता से ज्ञान तक की यात्रा है। 1950 के दशक में सैगन ने मार्स और वीनस पर महत्वपूर्ण शोध किए। तब अधिकांश वैज्ञानिक मानते थे कि मंगल पर वनस्पति हो सकती है, पर सैगन ने कहा, मंगल पर वातावरण इतना पतला है कि जीवन का स्वरूप वैसा नहीं हो सकता जैसा हम सोचते हैं। शुक्र ग्रह वीनस पर उसने खोज की कि वहां का तापमान लगभग 480 डिग्री सेल्सियस है और वहां की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। उसने सिद्ध किया कि शुक्र पर ग्रीन हाउस इफेक्ट अत्यधिक है, यानी वो ग्रह एक भट्ठी की तरह गर्म हो चुका है। ये खोज आगे चलकर पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में मील का पत्थर बनी। 1959 में सैगन को नासा की सलाहकार टीम में शामिल किया गया। वो उस टीम का हिस्सा बने जिसने मैरिनर और वॉयेजर जैसे मिशनों की अवधारणा तैयार की। उनका काम था ग्रहों पर जीवन की संभावना की खोज करना। पर सैगन के लिए ये केवल वैज्ञानिक खोज नहीं थी, ये एक दार्शनिक यात्रा थी। वो कहते, अगर जीवन केवल पृथ्वी पर है तो ब्रह्मांड का बाकी हिस्सा कितना व्यर्थ होगा। सैगन का मानना था कि विज्ञान किसी देश या धर्म का नहीं होता, ये मानवता की साझा भाषा है। वो अक्सर अपने छात्रों से कहते, विज्ञान हमें सिखाता है कि हम गलत भी हो सकते हैं और यही सोच हमें विनम्र बनाती है। उनकी प्रयोगशाला में एक दीवार पर बड़ा पोस्टर लगा था, हर चीज पर सवाल करो। सैगन समझ गए थे कि अगर विज्ञान सिर्फ वैज्ञानिकों के बीच सीमित रहेगा तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। वो आम जनता तक विज्ञान को पहुंचाना चाहते थे, सीधे, सरल और दिल को छूने वाले शब्दों में। उन्होंने विश्वविद्यालय में खुली चर्चाएं शुरू की, जहां आम नागरिक, विद्यार्थी, यहाँ तक कि बच्चे भी ब्रह्मांड के सवाल पूछ सकते थे। उनकी शैली कहानी जैसी थी, जहां हर वैज्ञानिक तथ्य एक अनुभव बन जाता था। कार्ल कहते थे, विज्ञान ठंडा नहीं है, ये करुणा से भरा हुआ है, क्योंकि इसका मकसद है मानव पीड़ा को कम करना। वो मानते थे कि विज्ञान और मानवता का मेल ही सभ्यता की असली शक्ति है। उन्हें युद्ध, हिंसा और अंधविश्वास से नफरत थी। वो हमेशा कहते, विज्ञान हमें ये नहीं सिखाता कि क्या अच्छा है, पर ये जरूर बताता है कि क्या सच है। सैगन जैव विज्ञान से गहराई से जुड़े।
उन्होंने ये विचार आगे बढ़ाया कि जीवन कार्बन आधारित रासायनिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न हुआ, पर वो ये भी मानते थे कि जीवन सिर्फ रसायन नहीं बल्कि जागरूकता है जो ब्रह्मांड की अपनी कहानी समझना चाहती है। उनका ये वाक्य आज भी प्रेरक है, वी आर अ वे फॉर द कॉस्मॉस टू नो इटसेल्फ। हम ही वो माध्यम हैं जिनसे ब्रह्मांड स्वयं को जानता है। धीरे धीरे सैगन का नाम फैलने लगा। एनएएसए, विश्वविद्यालय, पत्रिकाएं, हर जगह उनकी चर्चा थी। पर उनकी सबसे बड़ी जीत थी लोगों के दिलों में विज्ञान के प्रति प्रेम जगाना। वो कहते, जब आप किसी चीज़ को सचमुच समझ लेते हैं तो वो आपको डराती नहीं बल्कि प्रेम करना सिखाती है। और इस तरह कार्ल सैगन ने विज्ञान को अपने जीवन का प्रेम बना लिया, एक ऐसा प्रेम जो किसी इंसान, किसी वस्तु या किसी धर्म से परे था। ये प्रेम था सत्य की खोज का। साल था 1980। टीवी पर एक सीरीज शुरू हुई, कॉस्मोस, अ पर्सनल वॉयाज। इसने पूरी दुनिया को बदल दिया। इस सीरीज का उद्देश्य था विज्ञान को आम आदमी की भाषा में समझाना। सैगन ने न केवल इसे लिखा बल्कि खुद इसके होस्ट बने। उन्होंने सूट नहीं पहना बल्कि खुले आसमान के नीचे रेगिस्तान, महासागर, तारों और आकाशगंगाओं के बीच खड़े होकर कहा, हम सब ब्रह्मांड के बच्चे हैं। कॉस्मोस केवल ग्रहों और तारों की बात नहीं करता था, ये बताता था कि हमारी सभ्यता, हमारी सोच, हमारी चेतना, सब कुछ ब्रह्मांड की कहानी का हिस्सा है। सैगन कहते थे, हमारा मस्तिष्क उन तारों की राख से बना है जो अरबों साल पहले जले थे। उनकी आवाज में एक शांति थी, जैसे ब्रह्मांड खुद बोल रहा हो। हर एपिसोड के साथ लाखों लोगों ने पहली बार महसूस किया कि विज्ञान ठंडा नहीं बल्कि बेहद जीवंत और सुंदर है। कॉस्मोस ने विज्ञान और मानवता के बीच एक पुल बनाया। सैगन कहते थे, विज्ञान का असली उद्देश्य है हमें ये समझाना कि हम कितने जुड़े हुए हैं। इस सीरीज में उन्होंने दिखाया कि ब्रह्मांड के हर परमाणु में एक इतिहास छिपा है, वो इतिहास जो बिग बैंग से शुरू हुआ और आज हमारे विचारों तक पहुंचा। उन्होंने समझाया, हम जो सांस ले रहे हैं वो हवा भी कभी किसी तारे के भीतर रही होगी। सैगन का अंदाज अनोखा था। वो सूत्रों से नहीं, कहानियों से समझाते थे। वो कहते, अगर आप किसी चीज को सुंदर नहीं दिखा सकते तो शायद आप उसे पूरी तरह समझे ही नहीं। कॉस्मोस में उन्होंने कहा, द कॉस्मोस इज विदिन या, वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ। ब्रह्मांड हमारे भीतर है, हम तारे की धूल से बने हैं। ये वाक्य केवल विज्ञान नहीं बल्कि कविता और दर्शन का संगम थे। कॉस्मोस में सैगन ने केवल अंतरिक्ष की नहीं बल्कि मानव की भी बात की। उन्होंने चेतावनी दी, अगर हम विज्ञान को नहीं समझेंगे तो अंधविश्वास हमें निगल जाएगा। उन्होंने इतिहास के पन्ने खोले, कैसे हाइपेटिया, गैलीलियो, कोपर्निकस और केपलर जैसे वैज्ञानिकों ने सत्य की खोज में अपने जीवन दिए। सैगन ने इन कहानियों को जीवंत कर दिया, मानवता के संघर्ष की तरह, जहां ज्ञान, भय और आशा टकराते हैं। कॉस्मोस का सबसे भावनात्मक क्षण था जब सैगन ने वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान से धरती की तस्वीर दिखाई। वो तस्वीर जिसे उन्होंने नाम दिया पेले ब्लू डॉट। उन्होंने कहा, वो छोटा नीला बिंदु वही है हमारा घर, हमारी सभ्यता, हमारा प्रेम, हमारी उम्मीदें, हमारे युद्ध। वो बोले, किसी ने भी इस विशाल ब्रह्मांड से आकर हमारी मदद नहीं की, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ रहना सीखना होगा। उनकी आवाज में करुणा थी और उस करुणा में ब्रह्मांड की आत्मा बोल रही थी। कॉस्मोस दुनिया की सबसे अधिक देखी जाने वाली विज्ञान श्रृंखला बनी। 60 से ज्यादा देशों में इसका अनुवाद हुआ। लाखों विद्यार्थियों ने इसे देखकर विज्ञान अपनाया। कार्ल सैगन अब केवल वैज्ञानिक नहीं रहे, वो बन गए विज्ञान के कवि, ज्ञान के राजदूत और मानवता की आवाज। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, समवेयर समथिंग इनक्रेडिबल इज वेटिंग टू बी नोन। कहीं ना कहीं कुछ अद्भुत खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। साइंस इज अ कैंडल इन द डार्क। विज्ञान अंधकार में जलती हुई एक मोमबत्ती है। हम जितना अधिक ब्रह्मांड को समझते हैं उतना ही हम स्वयं को पहचानते हैं। 1960 के दशक में सैगन ने नासा के साथ मिलकर एक अनोखी परियोजना शुरू की, SETI, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस।
इस परियोजना का उद्देश्य था ब्रह्मांड के दूर-दराज हिस्सों से रेडियो सिग्नल्स खोजना, जो किसी उन्नत सभ्यता द्वारा भेजे गए हो सकते हैं। सैगन कहते थे, अगर कहीं कोई सभ्यता है, तो वो भी शायद अपने अकेलेपन में आवाज़ दे रही होगी, और शायद हम वही आवाज़ सुन रहे हैं। कैलिफोर्निया के विशाल रेडियो टेलीस्कोपों से वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली तरंगों को सुना। ज्यादातर तो प्राकृतिक थीं, पर कुछ संकेतों में रिदम था, एक पैटर्न, जैसे किसी संदेश की धुन। सैगन घंटों तक उन संकेतों को सुनते रहते। उनकी आंखों में चमक होती, मानो कोई अदृश्य मित्र उनसे संवाद कर रहा हो। एक रात उन्होंने कहा, अगर हम किसी और बुद्धिमान जीवन से संपर्क करते हैं तो ये मानव इतिहास का सबसे महान क्षण होगा, क्योंकि तब हम सचमुच अकेले नहीं रहेंगे। 1985 में कार्ल सैगन ने अपने जीवन की सबसे गहरी सोच को एक उपन्यास का रूप दिया, कॉन्टैक्ट। इस उपन्यास में एक वैज्ञानिक, एली एरोवे, एक रेडियो सिग्नल पकड़ती है जो एक दूरस्थ तारे से आता है। वो सिग्नल किसी उन्नत सभ्यता का संदेश होता है। कॉन्टैक्ट केवल साइंस फिक्शन नहीं था, ये मानवता और विश्वास के बीच संवाद था। ये प्रश्न उठाता था, अगर परग्रही जीवन सच में मिला तो क्या हमारी आध्यात्मिकता बदल जाएगी? क्या धर्म, राजनीति और मानव पहचान फिर वैसी रहेगी? सैगन का मानना था, जीवन केवल वही नहीं जो सांस लेता है, बल्कि वो भी जीवन है जो सोचता है, अनुभव करता है और विकसित होता है। वो कहते थे, लाइफ इज द केमिस्ट्री दैट ड्रीम्स। जीवन वो रसायन है जो सपने देखता है। उनका शोध इस संभावना पर था कि कहीं दूर ऐसे ग्रह भी हो सकते हैं जहां जीवन कार्बन पर नहीं, बल्कि सिलिकॉन या अमोनिया जैसी संरचनाओं पर आधारित हो। उनके विचार इतने अग्रणी थे कि आज भी एस्ट्रोबायोलॉजी, अंतरिक्ष जीव विज्ञान की नींव में कार्ल सैगन के सिद्धांत गूंजते हैं। सैगन का एक और गहरा विचार था, अगर हम अन्य सभ्यताओं की तलाश कर रहे हैं तो हमें पहले अपनी सभ्यता को योग्य बनाना होगा। उन्होंने कहा, अगर हम परग्रही जीवों से मिले तो हमें खुद को युद्ध, घृणा और स्वार्थ से मुक्त करना होगा, ताकि हम उन्हें गर्व से बता सके कि हम मानव हैं। उनके लिए ये खोज केवल विज्ञान नहीं, बल्कि नैतिक विकास की यात्रा थी। 1977 में जब नासा ने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान भेजे तो सैगन को एक अनोखा काम सौंपा गया। अगर कोई परग्रही सभ्यता इसे पाए तो उन्हें पृथ्वी के बारे में बताने के लिए एक संदेश तैयार करो। कार्ल सैगन ने टीम के साथ मिलकर बनाया द गोल्डन रिकॉर्ड। इस डिस्क में था 55 भाषाओं में नमस्ते, पक्षियों की आवाज़, बच्चे की हंसी, लता मंगेशकर का गाया जय जय राम और एक माँ के दिल की धड़कन। सैगन बोले, अगर कोई इसे पाए तो उन्हें पता चले कि ये ग्रह सिर्फ बुद्धिमान नहीं, संवेदनशील भी है। सैगन हमेशा कहते, अगर जीवन केवल यहाँ है तो ये ब्रह्मांड के लिए बहुत बड़ी बर्बादी होगी। उनकी बात में न केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा थी, बल्कि एक गहरा दार्शनिक भाव भी कि जीवन स्वयं ब्रह्मांड की चेतना है, और जब हम किसी और सभ्यता को खोजेंगे तो वास्तव में हम अपने विस्तार को खोजेंगे। शायद किसी दूर तारे के चारों ओर घूमता कोई ग्रह अभी यही प्रश्न पूछ रहा हो, क्या वहाँ कोई और है? और शायद कहीं बहुत दूर उन तक पहुँच चुका हो कार्ल सैगन का सुनहरा संदेश, वह छोटी सी डिस्क जिस पर लिखा है, वी आर हियर, वी आर लिसनिंग। हम यहाँ हैं, हम सुन रहे हैं। धीरे धीरे वॉयेजर 1 अंतरिक्षयान पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर जा चुका था। नासा के वैज्ञानिकों ने एक दिन कार्ल सैगन के सुझाव पर उस यान को आदेश दिया कि वह एक बार पीछे मुड़कर धरती की तस्वीर ले। वह तस्वीर जो आज पहले ब्लू डॉट के नाम से प्रसिद्ध है। उस फोटो में धरती मात्र एक धुंधला नीला बिंदु थी, एक बिंदु जो अंतरिक्ष के अथाह अंधकार में लगभग अदृश्य लगती थी। और उसी तस्वीर को देखकर कार्ल सैगन ने वो अमर शब्द कहे, वह बिंदु वही है, वही हमारा घर है, वही हम सब हैं। उस पर हर वह इंसान रहा है जिसे तुम जानते हो, हर प्रेमी, हर संत, हर पापी, हर नायक, हर राजा, हर भिखारी। उनके लिए ये तस्वीर सिर्फ खगोल विज्ञान का एक प्रयोग नहीं थी, ये मानव अहंकार पर एक दर्पण थी। हम जो अपने देशों के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हैं, जो धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाते हैं,
जो सीमाओं के लिए युद्ध छेड़ते हैं। वे सब उसी नीले बिंदु पर रह रहे हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। हमारी जिम्मेदारी है इस बिंदु की रक्षा करना, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा घर नहीं। ये वाक्य उनके संपूर्ण जीवन दर्शन का सार था। कार्ल सेगन ने ये महसूस किया कि विज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल खोज नहीं बल्कि करुणा है। जब हम ये समझ लेते हैं कि ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं, तो हमें अपनी पृथ्वी की देखभाल करनी चाहिए जैसे ये कोई अमूल्य रत्न हो। कार्ल सेगन ने परमाणु युद्ध के खतरे को सबसे बड़ा संकट बताया। उन्होंने समझाया कि अगर मनुष्य ने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया तो वो नीला बिंदु हमेशा के लिए बुझ सकता है। उनकी आवाज में करुणा थी, पर उसमें दृढ़ता भी थी। वो कहते थे, यदि कभी कोई एलियन सभ्यता हमें देख रही होगी तो उन्हें ये जानकर दुख होगा कि इस सुंदर नीले बिंदु के निवासी अपने ही ग्रह को नष्ट करने में लगे हैं। कार्ल सेगन का संदेश सीमाओं से परे था। वो कहते थे, हम सब पृथ्वीवासी हैं, न कि भारतीय, अमेरिकी या चीनी, बल्कि एक ही ग्रह के यात्री जो अनंत आकाश में तैर रहे हैं। उन्होंने ये विचार लोकप्रिय किया कि विज्ञान और मानवता का उद्देश्य अलग अलग नहीं बल्कि एक ही ब्रह्मांडीय यात्रा का हिस्सा हैं। अहंकार त्यागो क्योंकि हम छोटे हैं। प्रेम करो क्योंकि यही एकमात्र घर है। विज्ञान को अपनाओ ताकि हम बच सकें। रात के अंधेरे में कार्ल सेगन अक्सर आसमान की ओर देखा करते थे। उनकी आंखों में तारे नहीं बल्कि प्रश्न चमकते थे। ये ब्रह्मांड कैसे बना? हम कहाँ से आए? क्या कोई और है वहाँ बाहर? लेकिन जैसे जैसे उन्होंने दुनिया को देखा, उन्हें ये एहसास हुआ कि मनुष्य बाहर के ब्रह्मांड से अधिक अपने मन के अंधकार में खोया हुआ है। अंधविश्वास, झूठे विश्वास और डर ने विज्ञान की रोशनी को ढक लिया है। कार्ल सेगन ने देखा कि लोग अब भी ग्रह नक्षत्रों से अपना भविष्य पूछते हैं, राशियों और जन्म कुंडलियों पर यकीन करते हैं, भूत प्रेतों और जादू टोनों से डरते हैं। उन्होंने कहा था, हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां तकनीक हमारे ज्ञान से आगे निकल गई है। हम कार चला सकते हैं लेकिन दिशा नहीं जानते। ये विरोधाभास उन्हें चिंतित करता था, क्योंकि उनका मानना था जब तक मनुष्य अंधविश्वास से मुक्त नहीं होगा, वो सच्चे विज्ञान और सच्चे ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। 1995 में उन्होंने अपनी महान पुस्तक द डीमन हाउंटेड वर्ल्ड लिखी। इसका उपशीर्षक था साइंस एज अ कैंडल इन द डार्क, यानी अंधकार में विज्ञान एक दीपक की तरह है। इस किताब में उन्होंने कहा, विज्ञान हमें सिखाता है कि हम गलत हो सकते हैं और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। वो समझना चाहता है कि विज्ञान का मतलब केवल प्रयोगशाला या अंतरिक्ष नहीं बल्कि सोचने की कला है। विज्ञान हमें ये सिखाता है कि हर बात पर संदेह करो, प्रश्न पूछो, सबूत मांगो और जो भी विश्वास हो वह साक्ष्य पर आधारित हो, अंधविश्वास पर नहीं। ज्योतिषी तुम्हारा भाग्य नहीं जानते, क्योंकि अगर सितारे हमारा भविष्य तय करते तो हर जुड़वा बच्चा एक जैसा जीवन जीता। उनका ये तर्क विज्ञान की सरलता और सच्चाई का प्रमाण था। उन्होंने हमेशा कहा, विज्ञान को पूजा मत बनाओ बल्कि उसे प्रश्न करने का माध्यम बनाओ। कार्ल सेगन ने माना कि विज्ञान अहंकार नहीं, विनम्रता की यात्रा है, क्योंकि वैज्ञानिक कभी ये नहीं कहते कि मुझे सब पता है। वे कहते हैं, मुझे इतना पता है कि बहुत कुछ नहीं पता। ये दृष्टिकोण ही उन्हें धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास से अलग बनाता था। उनके अनुसार अंधविश्वास हमें बांधता है, विज्ञान हमें मुक्त करता है। उन्होंने बच्चों, शिक्षकों और आम जनता से कहा, अपने दिमाग को प्रशिक्षित करो कि वो सवाल पूछ सके, झूठ को पहचानो और सत्य की खोज जारी रखो। उन्होंने बताया कि विज्ञान केवल प्रयोग नहीं बल्कि सत्य के प्रति ईमानदारी है। हर विश्वास को परखो, हर विचार को प्रमाण के तराजू पर रखो और सबसे बढ़कर सोचने से कभी मत डरो। धीरे धीरे समय ने मनुष्य को विज्ञान की शक्ति दी, पर उसी शक्ति ने उसे एक कठिन परीक्षा में भी डाल दिया। कार्ल सेगन ने ये देखा कि मानव सभ्यता विज्ञान की ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, परंतु नैतिकता और समझ में गिर रही है। वो कहते थे, हमारे पास ब्रह्मांड को नष्ट करने की तकनीक है, लेकिन उसे बचाने की बुद्धि नहीं। ये वाक्य उनके भविष्य दर्शन का मूल था।
20वीं सदी के अंत तक मानवता ने वो सब हासिल कर लिया जो पहले असंभव लगता था। चांद पर कदम, अंतरिक्ष स्टेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट, परमाणु ऊर्जा। पर कार्ल सेगन पूछते थे, क्या हमने ये सब इसलिए सीखा था ताकि हम एक दूसरे को नष्ट कर सकें? उन्होंने महसूस किया कि अगर विज्ञान का उपयोग केवल शक्ति और लालच के लिए हुआ तो ये पृथ्वी के अंत का कारण बन सकता है। साल 1983 में जब शीत युद्ध, कोल्ड वॉर चरम पर था, सेगन ने चेतावनी दी कि अगर परमाणु बमों का प्रयोग हुआ तो परमाणु सर्दी, न्यूक्लियर विंटर नामक स्थिति उत्पन्न होगी, जहां सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंचेंगी, फसलें मर जाएंगी और मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा, हमने सितारों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन शायद हम अपने ही ग्रह को बुझा देंगे। उनकी ये चेतावनी केवल डराने के लिए नहीं थी, ये जागृति की पुकार थी। कार्ल सेगन ने कहा था, पृथ्वी की रक्षा किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे मानव समुदाय की है। वो चाहते थे कि विज्ञान राष्ट्रों को बांटे नहीं, बल्कि जोड़े। उन्होंने बार बार कहा, हम सब एक ही नाव में सवार हैं, और ये नाव है पृथ्वी। उनकी नज़र में विज्ञान केवल प्रयोगशाला की चीज़ नहीं थी, बल्कि एक नैतिक आंदोलन था, जो शांति, सहयोग और करुणा पर आधारित होना चाहिए। कार्ल सेगन को बच्चों से बहुत उम्मीदें थीं। वो कहते थे, हर बच्चे में एक खोजी वैज्ञानिक छिपा होता है, लेकिन समाज उसे सवाल पूछने से रोक देता है। उनका मानना था कि अगर भविष्य को सुरक्षित बनाना है तो बच्चों को केवल जानकारी नहीं, बल्कि जिज्ञासा की स्वतंत्रता देनी होगी। वो शिक्षा को विज्ञान की सबसे बड़ी प्रयोगशाला मानते थे, क्योंकि वही वो जगह है जहां इंसान अपनी सोच को स्वतंत्र बनाना सीखता है। सेगन के अनुसार भविष्य का विज्ञान ऐसा होना चाहिए जो साझेदारी, पर्यावरण संतुलन और नैतिक जिम्मेदारी पर टिका हो। वो कहते थे, सच्ची प्रगति वही है जो इंसान और प्रकृति दोनों को साथ लेकर चले। उन्होंने कल्पना की कि एक दिन मानव सभ्यता मंगल, शुक्र या अन्य ग्रहों तक जाएगी, पर उन्होंने ये भी चेताया, जब तक हम पृथ्वी पर शांति नहीं ला सकते, तब तक हमें किसी और ग्रह पर जाने का अधिकार नहीं। कार्ल सेगन की दृष्टि में भविष्य डरावना नहीं, बल्कि एक अवसर था। उन्होंने कहा, हमारा भविष्य तारों में लिखा नहीं है, वो हमारे अपने हाथों में है। वो मानते थे कि अगर हम विज्ञान को प्रेम और विवेक के साथ अपनाएं, तो हम एक ऐसी सभ्यता बना सकते हैं जो न केवल जीवित रहेगी, बल्कि ब्रह्मांड में प्रकाश की तरह फैलेगी। धीरे धीरे जब कार्ल सेगन की उम्र बढ़ रही थी, तो उनके भीतर विज्ञान के साथ साथ मानवता भी और गहरी होती चली गई। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ ज्ञान या खोज ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि संवेदनशीलता, करुणा और प्रेम के बिना विज्ञान अधूरा है। वो कहते थे, विज्ञान हमें दिखाता है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन वही विज्ञान हमें ये भी सिखाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में एक दूसरे के प्रति दया रखना ही सबसे बड़ी महानता है। कार्ल सेगन के लिए विज्ञान सिर्फ गणना या प्रयोग नहीं था, बल्कि ये एक भावना थी जिसमें सत्य की खोज के साथ साथ मानव जीवन के प्रति गहरा प्रेम छिपा था। वो कहते थे, यदि हम ब्रह्मांड को सचमुच समझना चाहते हैं तो हमें पहले अपने भीतर की करुणा को समझना होगा। उनके विचार में विज्ञान और प्रेम दो अलग दिशाएं नहीं, बल्कि एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। जब उन्होंने पहले ब्लू डॉट लिखा तो उसमें केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था, बल्कि एक पिता की तरह अपने ग्रह के लिए चिंता और ममता थी। उन्होंने लिखा था, देखो उस बिंदु को, वही हमारा घर है, वही हम सब हैं, और यदि कभी हमारे बीच झगड़े हों तो याद रखना, यही हमारा एकमात्र ठिकाना है। ये शब्द किसी वैज्ञानिक के नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के थे जो विज्ञान के पीछे छिपे दिल को समझ चुका था। सेगन मानते थे कि प्रेम भी विज्ञान की तरह सार्वभौमिक है। ये किसी धर्म, जाति या देश की सीमाओं में बंधा नहीं। उन्होंने कहा, जैसे गुरुत्वाकर्षण हर वस्तु को जोड़ता है, वैसे ही प्रेम हर आत्मा को जोड़ता है। उनका ये दृष्टिकोण वैज्ञानिक होने के बावजूद बहुत भावनात्मक था, क्योंकि वो जानते थे ब्रह्मांड को समझने के लिए केवल दिमाग नहीं, दिल की गर्मी भी चाहिए।
कार्ल सेगन की पत्नी एन ड्रूयेन उनके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय थी। दोनों ने मिलकर कॉस्मॉस बनाया और साथ ही गोल्डन रिकॉर्ड प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया, जिसे वॉयेजर यान के साथ अंतरिक्ष में भेजा गया। उस रिकॉर्ड में संगीत, भाषाएं और एक इंसानी दिल की धड़कन भी थी। वो धड़कन एन ड्रूयेन की थी। वो काल का ये संदेश था कि यदि कोई परग्रही जीवन इस रिकॉर्ड को पाए तो वो केवल हमारी आवाज़ें नहीं सुनेगा, बल्कि हमारी भावनाएं भी महसूस करेगा। ये विज्ञान नहीं, ये प्रेम का कॉस्मिक रूप था। सेगन कहते थे, सच्चा वैज्ञानिक वही है जो हर खोज में मानवता का भला देखता है। उनके अनुसार विज्ञान को भय नहीं बल्कि उम्मीद देना चाहिए। वो मानते थे कि अगर विज्ञान ने हमें तकनीक दी है तो उसी ने हमें सहानुभूति की भाषा भी सिखाई है। कार्ल सेगन ने चेताया कि अगर विज्ञान के साथ नैतिकता नहीं रही तो ये संसार ठंडा और निर्दयी बन जाएगा। वो कहते थे, सच्ची प्रगति तब होती है जब ज्ञान और करुणा साथ चले। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, हम तारे की धूल से बने हैं, लेकिन हमें इंसानियत की गर्मी में जीना है। धीरे धीरे जीवन का सूर्य ढलने लगा था। कार्ल सेगन जानते थे कि समय हर किसी के लिए सीमित है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो ब्रह्मांड की अनंतता पर लिखते हैं। पर मृत्यु का विचार उन्हें डराता नहीं था, बल्कि जिज्ञासा जगाता था। वो कहते थे, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि उस पदार्थ की यात्रा है जिससे हम बने हैं। उनके लिए मृत्यु कोई अंधकार नहीं थी, बल्कि उस प्रकाश में लौट जाना था जिससे ये ब्रह्मांड जन्मा था। वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ। कार्ल सेगन का ये वाक्य आज विज्ञान का सबसे सुंदर दर्शन बन गया है। हम तारे की धूल से बने हैं। उनका तात्पर्य था कि जो तत्व हमारे शरीर में है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा, ये सब अरबों साल पहले किसी मरते हुए तारे के भीतर बने थे। वो तारे फटे, उनका पदार्थ अंतरिक्ष में फैला और उसी से हमारी पृथ्वी बनी, हम बने, हमारा जीवन बना। इसलिए जब हम मरते हैं तो वो पदार्थ फिर ब्रह्मांड में लौट जाता है, नई रचनाओं, नई सितारों, नई कहानियों के रूप में। ये विचार केवल वैज्ञानिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक गहराई रखता है। कार्ल सेगन नास्तिक नहीं बल्कि विवेकी वैज्ञानिक थे। वो कहते थे, मैं अमर आत्मा में विश्वास नहीं रखता, पर यह जानकर सुकून पाता हूँ कि मेरा एक हिस्सा हमेशा तारों में रहेगा। उन्होंने धर्म को नहीं ठुकराया बल्कि विज्ञान को एक नैतिक मार्गदर्शक माना। वो मानते थे कि मृत्यु से डरने के बजाय हमें जीवन को प्रेम से भर देना चाहिए। जीवन एक दुर्लभ उपहार है, इसे ब्रह्मांड ने अरबों वर्षों में गढ़ा है और यही इसे पवित्र बनाता है। 1990 के दशक के अंत में जब उन्हें कैंसर ने घेर लिया, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना समय विज्ञान प्रचार और लेखन में बिताया। उनकी पत्नी एन ड्रूयेन बताती हैं, कार्ल ने कभी मृत्यु से डर नहीं दिखाया। उन्होंने उसे एक नई खोज की तरह स्वीकार किया। उनकी मृत्यु 20 दिसंबर 1996 को हुई, पर उनके विचार और आवाज़ आज भी जिंदा हैं। हर टेलीस्कोप में, हर विज्ञान प्रयोगशाला में और हर उस दिल में जो ब्रह्मांड से प्रेम करता है। कार्ल सेगन के अनुसार अमरता किसी आत्मा या शरीर की नहीं, बल्कि ज्ञान की निरंतरता की है। जब कोई इंसान दूसरों के दिलों में प्रश्न जगाता है तो वो कभी मरता नहीं। हम मर सकते हैं, पर हमारे द्वारा जगाई गई जिज्ञासा हमेशा जीवित रहती है। उन्होंने ये सिखाया कि अमरता किसी मंदिर या स्वर्ग में नहीं, बल्कि सत्य की खोज में है। आज जब भी कोई बच्चा आसमान में देखता है और पूछता है, ये तारे कैसे चमकते हैं, तो कहीं ना कहीं कार्ल सेगन की आत्मा मुस्कुराती है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान ही सच्ची अमरता है और विज्ञान वो दीपक है जो मृत्यु के अंधकार में भी मानवता की लौ जलाए रखता है। धीरे धीरे कार्ल सेगन की आवाज तो थम गई, पर उनके विचार तारों की तरह चमकते रहे। वो केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो ब्रह्मांड के कवि, मानवता के दार्शनिक और विज्ञान के प्रचारक थे। उनकी विरासत किसी एक पुस्तक या किसी एक मिशन तक सीमित नहीं। उन्होंने हमारे सोचने का तरीका बदल दिया। उन्होंने हमें ये सिखाया कि ब्रह्मांड को समझना केवल गणना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। उनकी प्रसिद्ध सीरीज कॉस्मॉस अ पर्सनल वॉयेज सिर्फ विज्ञान की व्याख्या नहीं थी, बल्कि ये मनुष्य के भीतर छिपे आश्चर्य का उत्सव थी। उन्होंने कहा था, कॉस्मॉस हमारे भीतर है, हम तारे की धूल हैं जो खुद को देख रही है।
इस वाक्य में उन्होंने मानवता और ब्रह्मांड के बीच एक ऐसा पुल बना दिया जिसने विज्ञान को भावना में बदल दिया। उनकी आवाज़ जब कॉस्मॉस में गूंजती थी तो वो किसी वैज्ञानिक की नहीं बल्कि एक साधक की आवाज़ लगती थी, जो ज्ञान के मार्ग पर प्रेम से चला हो। सेगन का लिखा पहले ब्लू डॉट आज पृथ्वी की अंतरात्मा बन चुका है। हर पर्यावरणविद, हर शिक्षक, हर अंतरिक्ष यात्री के दिल में वो पंक्तियां बस गई हैं। वो बिंदु, वही हम हैं। उस पर ही हर युद्ध हुआ, हर प्रेम जन्मा, हर सपना टूटा। उन्होंने हमें ये सिखाया कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कितनी नाजुक, कितनी कीमती है। उनका संदेश स्पष्ट था, इस नीले बिंदु का ख्याल रखो, क्योंकि इसके सिवा हमारे पास कोई घर नहीं। कार्ल सेगन ने विज्ञान को कठिन भाषा से निकालकर आम लोगों की जुबान में रख दिया। उन्होंने कहा, अगर विज्ञान तुम्हें डराता है तो शायद उसे किसी ने गलत तरीके से समझाया है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि विज्ञान डराने वाला नहीं, बल्कि जिज्ञासा जगाने वाला है। उनकी यही भावना आज नील डिग्रास टाइसन, ब्रायन कॉक्स, एंड्रू यान जैसे लोगों में जीवित है। सेगन की सोच की जड़ में एक अद्भुत विनम्रता थी। वो कहते थे, हम इस ब्रह्मांड का केंद्र नहीं हैं, लेकिन हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि इसे देखने में सक्षम हैं। उनकी ये विनम्रता ही उनकी सबसे बड़ी महानता थी। वो न केवल ज्ञान सिखाते थे, बल्कि जीवन जीने की शैली भी सिखाते थे। सेगन के शब्द आज भी समय की दीवारों पर लिखे हैं। हमारा भविष्य हमारे अपने हाथों में है। यदि हम प्रेम, विज्ञान और विवेक को साथ लेकर चलें, तो हम तारों तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा, कभी मत भूलो कि हम ब्रह्मांड के बच्चे हैं और हर तारा हमारा रिश्तेदार है। ये पंक्ति आज भी हर वैज्ञानिक, हर विद्यार्थी को जिज्ञासा और करुणा का पाठ पढ़ाती है। आज जब हम कॉस्मॉस देखते हैं या रात के आकाश में झिलमिल तारे देखते हैं, तो लगता है जैसे कहीं न कहीं कार्ल सेगन अब भी कह रहे हों, देखो, वो रहा तुम्हारा घर, उसकी रक्षा करो, उसे समझो और उस पर गर्व करो। शायद अब जब भी आप आकाश की ओर देखेंगे तो कार्ल सेगन की आवाज़ कानों में गूंजेगी, हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और ब्रह्मांड हमारे भीतर है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि ज्ञान का अर्थ अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता है, और विज्ञान का उद्देश्य भय नहीं, बल्कि प्रेम है। यही है कार्ल सेगन की विरासत, एक ऐसा दीपक जो अंधकार को नहीं, बल्कि अज्ञान को मिटाता है। प्रिय श्रोताओ, आप सुन रहे थे रेडियो पाठशाला की एक विशेष ऑडियो प्रस्तुति, कार्ल सेगन, तारों से आगे की यात्रा। लेखन और प्रस्तुति गीता मौर्य। धन्यवाद और याद रखिए, हम सब तारे की धूल हैं।